एक बार साहिल नाम का एक व्यक्ति रेड लाइट एरिया में जाता है और कोठे का दरवाज़ा खोलता है तो उसके सामने करीब 20 से 22 महिलाएं खड़ी होती हैं। अब उन 20-22 महिलाओं में उसको एक महिला को चुनने की अनुमति थी। वो कई महिलाओं को देखता है और देखने के बाद जब उसकी नज़र एक महिला पर पड़ती है तो उसकी नज़रें नीचे झुक जाती हैं। उसी महिला को सिलेक्ट करता है और कहता है मुझे यही लड़की चाहिए। उस लड़की को वो अपने कमरे के अंदर लेकर के जाता है और ले जाने के बाद वो उससे बातचीत करता है तो पता चलता है कि वो उसकी पत्नी है। वो उससे पूछता है कि ये सब क्या चल रहा है, कैसे आए हो? तो वो पूरी कहानी शुरू से आखिर तक उसको बताती है। उसके बाद वो पति अपनी पत्नी को निकालने के लिए जो करता है उसे आपको सुनने के बाद आपका मन उसको सैल्यूट करने का होगा। साहिल ने जो अपनी पत्नी के लिए किया, जो तो क्या है पूरी घटना शुरू से आखिर तक जानते हैं। तो नमस्कार, कैसे हो आप लोग? उम्मीद करते हैं सब ठीक ही होंगे। और आज की जो सच्ची घटना की शुरुआत होती है वो दरअसल राजस्थान के एक छोटे से गांव गोयटा से होती है। वहां के रहने वाले दो पति पत्नी होते हैं। पत्नी का नाम तान्या होता है और पति का नाम साहिल होता है। पति मुंबई के अंदर मल्टीनेशनल कंपनी के अंदर जॉब करता था और पत्नी राजस्थान के छोटे से गाँव में रहती थी। और ये आए दिन ये लोग फ़ोन पर बातचीत करते रहते थे। दोनों की शादी लव मैरिज से हुई थी। 2018 में इनकी शादी हुई थी। एक दिन पति कहता है कि आपको मुंबई घुमाएंगे, मुंबई आ जाइए, आप यहाँ रहिए। पत्नी कहती है मैंने तो ये मुंबई कभी फिल्मों में देखा है, कभी शूटिंगों में देखा है, असल ज़िंदगी में तो कभी मैंने मुंबई देखा नहीं है। तो वो कहता है कोई ज़्यादा चिंता वाली बात नहीं है, हम अपने मम्मी पापा से बोल देंगे और वो आपको जयपुर के रेलवे स्टेशन से बैठा देंगे और मुंबई के स्टेशन पर हम आपको मिल जाएंगे। यहाँ आ जाइए, आपको मुंबई की सैर कराते हैं। जब कुछ इस तरीके की बात होती है तो साहिल अपने घर पे बताता है अपनी पत्नी को मुंबई बुलाने के लिए। वो अपने माँ बाप से कहता है तो माँ बाप साहिल की पत्नी तान्या को रेलवे स्टेशन पर छोड़ने जाते हैं और उसको स्टेशन पर बैठा देते हैं। जैसे ही वो स्टेशन पर बैठती है और बैठने के बाद सबसे पहला फ़ोन अपने पति साहिल को करती है और बताती है कि मैं अब इस गाड़ी में बैठ चुकी हूँ, ट्रेन यहाँ से रवाना हो चुकी है। और साहिल कहता है कि तुम अपना ध्यान रखना, किसी भी व्यक्ति से ज़्यादा बातचीत मत करना, कोई कुछ देने की कोशिश करे तो खाना पीना मत। उसके बाद दूसरा फ़ोन वो करती है मायके में करती है, अपने घर वालों को बताती है क्योंकि पहली बार वो मुंबई घूमने के लिए जा रही थी और महज जिसकी उम्र भी ज़्यादा नहीं थी, करीब 19 साल की जिसकी उम्र होती है, नई नई शादी हुई थी। वो इतनी ज़्यादा खुश थी कि हर जगह फ़ोन कर करके बता रही थी। तभी पास में बैठे हुए कुछ लोग आपस में बातचीत कर रहे थे। इस महिला तान्या के ऊपर उन लोगों की नज़र पड़ती है। नज़र पड़ने के बाद तान्या से पूछते हैं कि कहाँ जाओगी तुम और कहाँ से आई हो? तो पहले तो पति साहिल ने मना किया था किसी से बातचीत नहीं करना, अपने शांति स्वभाव में बैठना। ये तान्या उनकी बात का कोई जवाब नहीं देती है। लेकिन राजस्थान से मुंबई का सफ़र करीब 15 से 16 घंटे का होता है, जिसके बीच में बैठे बैठे फिर और लोग आते हैं। वो लोग भी बैठते हैं तो आपस में बातचीत करते हैं, तो इससे भी पूछते हैं, तब ये बातचीत उनके साथ करने लगती है। उनको बताती है कि हमारी शादी 2019 में हुई थी। हमारे पति मल्टीनेशनल कंपनी के अंदर काम करते हैं, कई दिनों से उनको छुट्टी नहीं मिली, वो घर हम मुंबई जा रहे हैं और हमारे पति साहिल हमको रेलवे स्टेशन पर मिल जाएंगे। हालांकि हम पहली बार सफ़र कर रहे हैं, हमको ज़्यादा जानकारी नहीं है। तो उनमें से एक शख्स बोलता है कि मैं भी मुंबई जा रहा हूँ, आपको कोई चिंता करने की बात नहीं है, हम आपको सेपरेट वहाँ तक पहुँचा देंगे। कुछ इस कई तरीके की बातचीतें होती हैं। सफ़र क्योंकि लंबा था, सफ़र चलते चलते रास्ते में कोई कुछ बेचने वाला आता है, उससे कुछ ख़रीदता है। वो ख़रीदने के बाद तान्या को खिलाता है तो तान्या पहले मना कर देती है कि नहीं खाएंगे। फिर और देर बैठती है क्योंकि सफ़र लंबा था और उनके बीच बातचीत होती है। तो फिर दूसरी बार जब तान्या कुछ अपने झोले से निकालती है तो वो शख्स कहता है कि हमें भी खिलाओ, थोड़ा हम भी खाएंगे। तो तान्या उसको दे देती है। अब इन दोनों के बीच में रिश्ता गहरा होता जा रहा था। उसी बीच जो सामने बैठा शख्स वो अपने झोले से एक पानी की बोतल निकालता है और कहता है कि आप पानी पी लीजिए, प्यास लगी हो तो, क्योंकि समय काफ़ी बीत चुका था बैठे बैठे, तो लंबे सफ़र में जाहिर सी बात है प्यास तो लगती ही है। तान्या ने कहा कि ठीक है, ने उसकी बोतल लेकर के पानी पिया। पानी पीने के बाद हम इन लोगों के बीच बातचीत का सिलसिला लगातार जारी था क्योंकि वो व्यक्ति इसको समझने में लगा हुआ था। और समझने के बाद तान्या के पास में बैठा हुआ व्यक्ति बाहर जाता है। जैसे ही ट्रेन अगली स्टेशन पर रुकती है, बाहर जाने के बाद 2 कप चाय के लेकर के आता है। और जो चाय के कप होते हैं, एक चाय कप तान्या को देता है और एक वो खुद पीता है।
तान्या उस चाय के कप को पीने के बाद वहीं उसी सीट पर जहाँ पर बैठी हुई थी वहीं पर लेट जाती है और सो जाती है। उसको गहरी नींद आ जाती है। गहरी नींद आती है और गहरी नींद आने के बाद जब उसकी नींद खुलती है तो वो एक 4 व्हीलर गाड़ी के अंदर बैठी हुई थी और जो गाड़ी रफ्तार में कम से कम 80-100 की रफ्तार में लगातार चल रही थी। इधर तान्या का पति मुंबई के स्टेशन पर आता है और तान्या का फ़ोन ट्राई करता है। कई बार फ़ोन लगाने की कोशिश करता है लेकिन फ़ोन नॉट रीचेबल आता है, कोई भी नंबर नहीं लगता है। घर पे फ़ोन करता है, हर जगह रेलवे स्टेशन के पुलिस स्टॉप को भी बताता है लेकिन तान्या के बारे में किसी भी प्रकार की कहीं से कोई लीड और जानकारी नहीं मिल रही थी। वो पति हर कोशिश करता है उसको ढूंढने की लेकिन कोई जानकारी नहीं मिलती है। थक हार कर वो बैठ जाता है। बैठने के बाद अब इधर तान्या जो थी उसकी नींद खुलती है। जैसे ही वो गाड़ी 80-100 की रफ्तार में चल रही थी तो अचानक उसकी नींद खुली। उसने देखा कि वो रेलगाड़ी की बजाय किसी 4 व्हीलर गाड़ी के अंदर है। तो उसने पूछा कि हम कहाँ जा रहे हैं और ये जगह कौन सी है। तो उससे बताया जाता है कि चुपचाप बैठी रहो, जितना कहा जाए उतना करो, अगर ज़्यादा बोलने की कोशिश की तो तुम्हारे साथ यहीं तुम्हें ख़त्म करके ठिकाने लगा देंगे। तान्या को इतने अच्छे तरीके से होश तो आया नहीं था, पहले से ही उसे दवाई का नशा इतना ज़्यादा था कि वो फिर से बेहोशी की हालत में गिर जाती है। और गिरने के बाद जब 24 घंटे बाद उसकी जब नींद खुलती है तो वो देखती है कि एक मुंबई के रेड लाइट एरिया में वो है, जहाँ पर कई एक महिलाएं, लड़कियां जो कि छोटे छोटे कपड़े पहनकर बढ़िया सा मेकअप करके जो वहाँ पर तैयार सज धज के बैठी हुई हैं। वो उनसे पूछती है कि यहाँ ये कौन सी जगह है, यहाँ हम कैसे आए। तभी उनकी जो कोठे की ठेकेदार होती है वो आ जाती है और कहती है कि इसको भी लेके जाओ, इसको तैयार करो, इसको भी यहाँ ला के बैठाओ। और वो रोने लगती है, ठिसकने लगती है, पाँव पकड़ती है, कहती है कि मुझे माफ़ कर दीजिए, हमसे गलती हो गई और मैं जहाँ से आई हूँ मैं अपने पति के पास जाना चाहती हूँ, साहिल के पास। वो हालांकि वो पहले दिन तो रोटी पानी भी नहीं खाती है, खाना पीना सब छोड़ देती है। 2 दिन तक उस कोठे में यूँ ही पड़ी रहती है। जो कोठे की जो हेड होती है वो उसको समझाती है, बुझाती है और कहती है, जो और भी लड़कियां वहाँ काम करती थी उन लड़कियों से कहती है कि इस तान्या को समझा के बुझा के तैयार करो, नहीं तो फिर इसको ज़बरदस्ती हम तैयार करेंगे और बेहोशी के इंजेक्शन देके इसके साथ ये सारे काम करवाएंगे जो कि तुम लोग करते हो। तो जो आसपास की लेडीज़ें होती हैं, कोठे पर पहले से काम करती थी, वो उसको समझाती हैं, बुझाती हैं, कहती हैं देखिए यहाँ का रवैया बहुत ख़राब है, ये जो कहती हैं उस काम को करना ही पड़ेगा, अगर नहीं करोगी तो बहुत ज़्यादा मारते हैं, पीटते हैं, गरम चिमटा से टॉर्चर करते हैं। तो आखिर ज़्यादा मजबूरी के बाद करोगी, इससे अच्छा है कि पहले ही ये काम कर लो तो तुम्हारे शरीर को किसी तरीके का नुकसान भी नहीं पहुँचेगा और कुछ दिन काम करोगी तो तुम्हारी आदत बन जाएगी, तुम भी हम लोगों की तरह ऐसे ही खुशी खुशी से करने लगोगी। तो बहुत ज़्यादा समझाने के बाद अब तान्या समझ चुकी थी कि यहाँ से अब बचने का कोई रास्ता है नहीं, क्योंकि इस दंदल में हम फंसे हुए हैं। दूसरे दिन वो तैयार हो जाती है और महिलाओं के समझाने के बाद तैयार हो जाती है, क्योंकि वो लड़कियाँ जो चीज़ समझाती हैं वो बताती हैं कि दरअसल हम भी इसी तरीके से आए थे, हमारे साथ भी यहाँ पर एक धोखा हुआ है और हम भी धोखे से लाए गए, हमारे साथ इतना इतना गंदा गंदा सलूक किया है, मारा पीटा है, जब जा कर के हम तैयार हुए। हम इसलिए बता रहे हैं ताकि तुम्हें इन सब चीज़ों का सामना न करना पड़े। ये सारी जानकारी तान्या को मिलती है तो वो बेचारी बेबस थी, करती तो क्या करती, वो तैयार हो जाती है और उसको कोठे पर बैठाल दिया जाता है। अब वो उसका पहला दिन होता है, 7 अक्टूबर 2019 का दिन होता है, जिस दिन वो पहली बार कोठे पर उतर रही थी। तभी एक कस्टमर आता है और उसको पसंद करता है, उसकी डिमांड करता है। तान्या उसके साथ कमरे में जाती है और जाने के बाद जैसे ही कस्टमर कमरे की कुंडी को बंद करता है, तान्या उसके पैर पकड़ती है और रोने लगती है और इतनी बुरी तरीके से रोती है कि उसकी आवाज़ उस कमरे से बाहर निकलकर नहीं आ सके ताकि कोई दूसरा ना सुन सके। हालांकि अक्सर आप लोगों ने देखा होगा कि जो भी व्यक्ति कोठे पर जाने वाला होता है वो हर कोई व्यक्ति शरीफ आदमी नहीं होता है, उसको दया नहीं आती। लेकिन ये शख्स जो होता है वो उस तान्या के आंसुओं को देख करके उसकी पीड़ा और उसके दर्द को समझता है। समझने के बाद वो कहता है कि कोई बात नहीं, अगर तुम्हारा मन नहीं है तो कोई चिंता की बात नहीं है, हम तुम्हारे साथ ऐसा कुछ भी नहीं करेंगे। अगर इसके अलावा और भी अगर तुम्हें हमारी कोई मदद चाहिए तो वो बताइए, हम तुम्हारी पूरी मदद भी करेंगे। वो कहती है कि हमें हमारे पति साहिल से बात करनी है, अपने पति साहिल से बात करना चाहते हैं। तो
इस तान्या को अपने पति का नंबर मौजमानी पहले से ही याद था। उस कस्टमर का फ़ोन लेती है और फ़ोन लेने के बाद अपने पति साहिल को फ़ोन करती है। फ़ोन करने के बाद बताती है रोते हुए कि मैं तुम्हारी पत्नी तान्या बोल रही हूँ, मैं कौन सी जगह पर हूँ ये मैं नहीं जानती। मैं ऐसी जगह पे दलदल में फंस चुकी हूँ। यहाँ पर वेश्यावृत्ति का धंधा चलता है और उसी धंधे में मुझे ला कर के फंसा दिया है। हालांकि उसे इस बारे में कोई भी जानकारी नहीं थी। फिर जो ग्राहक होता है उससे भी तान्या का पति साहिल बातचीत करता है और उस जगह के बारे में, मुंबई रेड लाइट एरिया के बारे में पता करता है, निश्चित जगह। ग्राहक पूरी तरीके से हर जगह हर लोकेशन को बता देता है। फिर उसके बाद अब ये साहिल सोचता है कि हम करें तो आखिर क्या करें, किस तरीके से जाएं। तभी वो बैठे बैठे रात को ही सोचता है कि सबसे पहले तो वो खुद जाएगा उसी कोठे पर जहाँ पर उसकी पत्नी वेश्यावृत्ति का धंधा कर रही है। अब साहिल उसी कोठे पर पहुँचता है जहाँ पर उसकी पत्नी वेश्यावृत्ति का धंधा कर रही थी। उसको लड़कियों की अलग अलग महिलाओं की लिस्ट दी जाती है कि ये महिला इतने पैसे की है, ये महिला इतने पैसे की है। वो कहता है कि हमें सबसे ज़्यादा खूबसूरत और मनपसंद महिला चाहिए, पैसे चाहें कितने भी ले लो। उससे जो पैसे होते हैं वो काउंटर पे जमा कर देता है। उसके बाद करीब 10 से 15 लड़कियां उसके आगे खड़ी कर दी जाती हैं और कहता है इनमें से कोई लड़की पसंद आई। वो सारे ला के मना करता, कहता नहीं मुझे और भी खूबसूरत लड़की चाहिए। तब वो कोठे की जो मालकिन होती हैं वो कहती हैं उस लड़की को लेकर के आओ जो अभी नई आई है। तब ये तान्या जैसे ही उसके सामने आती है और ये देखता है, देखने के बाद तान्या की नज़रें झुक जाती हैं। वो उसी लड़की को सिलेक्ट करता है जो कि उसकी बीवी थी। उसको सिलेक्ट करता है। सिलेक्ट करने के बाद कमरे के अंदर लेकर के जाता है और पूरी बातचीत करता है शुरू से आखिर तक क्या हुआ था। जैसे ही तान्या रोती भी थी, रो रो करके अपनी पूरी बातचीत को बताती है। रोने के बाद तान्या कहती है कि आप जल्दबाजी में यहाँ से कोई भी कदम मत उठाइएगा क्योंकि ये बहुत ख़तरनाक लोग हैं और ये जो सुलूक करेंगे हम लोगों को मार भी सकते हैं। इनकी पहुंच बहुत लंबी दूर तक है। अब साहिल कोई जल्दबाजी नहीं करता है। वो वहां कोठे से वापस चला आता है। वापस आने के बाद वो मुंबई के पुलिस स्टेशन में जाता है। जाने के बाद वहां के एसएचओ को पूरी घटना बताता है, शुरुआत से 7 अक्टूबर से, जिस दिन से उसकी पत्नी जयपुर के रेलवे स्टेशन से बैठी थी और जो समय था 28 दिसंबर तक का, जिस समय वो कोठे पर मिला था। शुरू से आखिर तक पूरी कहानी उसको बताता है। एसएचओ कहते हैं पूरी टीम के साथ एसएचओ तैयारी करते हैं। एसएचओ कहते हैं उससे कि अब तुमको एक बार फिर से उसी कोठे पर जाना है और ये मेरा फ़ोन नंबर भी लेकर के जाओ और उसी महिला के साथ फिर से कंफर्म करके बताओ। फिर हम उस टाइम पर, जिस टाइम पर तुम उस महिला के साथ होगे, हम उसी टाइम पर उस कोठे पर दबिश मारेंगे। ये तैयारी वहाँ की बन जाती है। अब ये साहिल फिर से उसी कोठे पर पहुँचता है। जाने के बाद फिर से बहुत सारी लड़कियों को देखता है। वो कहता है नहीं, मुझे वही लड़की चाहिए जो पिछली बार मेरे साथ समय बिताई थी। अब उसी तान्या को लाया जाता है और लाने के बाद वो सिलेक्ट करता है उस और कमरे में लेकर के जाता है और कमरे से जो मुंबई थाने के एसएचओ होते हैं उनको फ़ोन कर देता है। बताता है कि हाँ साहब ठीक है, हम उसी तान्या के साथ हैं, आप आ जाइएगा। अब एसएचओ करीब 10 लोगों की टीम बनाते हैं, वो भी सिविल ड्रेस के अंदर। पहली जो टीम होती है 10 लोग जैसे ही डायरेक्टली कोठे के अंदर घुसते हैं सिविल ड्रेस में, कोठे की जो मालकिन होती हैं वो एकदम सतर्क हो जाती हैं कि एक साथ इतने सारे आदमी कैसे आए। वो एकदम हड़बड़ा जाती हैं, उल्टे सीधे सवाल जवाब करती हैं। फिर एसएचओ अपनी जान परिचय देते हैं, कहते हैं कि मैं मुंबई थाने का इंचार्ज हूँ। आप लोग ज़रा भी किसी भी तरीके की कोई हलचल या हरकत करने की कोशिश मत करना, भागने की भी कोशिश मत करना, क्योंकि ये तुम्हारा जो कोठा है वो चारों तरफ से घिर चुका है। अब कहीं पर भी तुम लोग भागने की हिम्मत भी मत करना। इतना सुनने के बाद कोठे की मालकिन एकदम हैरान हो जाती है, बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती है। जब तक साहिल अपनी पत्नी को लेकर के उस कमरे से बाहर निकल के आता है, वहाँ के एसएचओ से मिलता है। मिलने के बाद वो कहते हैं ठीक है चलिए थाने चलिए। थाने जा कर के कुछ कागजी और कानूनी कार्रवाई होती है, उसको पूरी की जाती है। पूरी करने के बाद साहिल को उसकी पत्नी के साथ घर पे भेज दिया जाता है। और भी ऐसी कई 20 से 22 महिलाएं थीं जो कि इस वेश्यावृत्ति के दंदल में फंसी हुई थी। उन सभी महिलाओं को ये छुड़ाते हैं और छुड़ाने के बाद जो जिस घर की जहाँ की रहने वाली होती है, हाँ, ये मुंबई के एसएचओ उनके घर तक छुड़वाते हैं और भिजवा देते हैं। भिजवाने के बाद इस मामले की जब जांच करते हैं तो कोठे की जो मालकिन होती हैं सोनिया यादव और कोठे के जो ऐसे लोग थे जो कि कई बस स्टैंड पर और रेलवे स्टेशन पर हमेशा घूमते रहते थे कि कोई भी ऐसी लड़की या महिला यात्रा करते मिल जाए जो कि सिर्फ अकेली हो और उनकी बातों में या उनके झांसे में किसी भी तरीके से फंस सके,
इन 2 लोगों को भी अरेस्ट किया गया। टोटल इसमें 17 लोग इस कोटे की गिरोह में जो काम करते थे, सभी लोगों को मुंबई पुलिस ने अरेस्ट करने के बाद उनको जेल भेज दिया है और कोटे को पूरी तरीके से सील कर दिया है। साहिल को बाकायदा उसकी पत्नी के साथ उसके घर पे भेज दिया। तो दोस्तों, इस कहानी में जो पति पत्नी छोटी छोटी बातों पर लड़ते हैं, झगड़ते हैं और एक दूसरे पर शक करते हैं, लालछन लगाते हैं, और इस कहानी को सुनने के बाद समझ सकते हो, अगर रिश्ता निभाने वाला व्यक्ति हो तो ज़िंदगी में हर गलतियों को माफ़ कर सकता है, क्योंकि उसको तो सिर्फ रिश्ता निभाना है, अपनापन निभाना है। हालांकि साहिल की जगह पे अगर और कोई पति होता तो कोठे में देखने के बाद कई तरीके के लालछन लगाता और कहता कि मैं तुम्हें स्वीकार नहीं करूँगा, तुमने तो पता नहीं कितने मर्दों के साथ कितनी रातें बिताई होंगी। लेकिन उस तान्या का भी नसीब कुछ इतना अच्छा होता है कि पहला ही कस्टमर उसको एक भगवान के रूप में मिलता है, जो उसकी पवित्रता भी नहीं टूट पाती है। तो कहते हैं, जब दुनिया भर के लोग कहते हैं कि अब कुछ नहीं हो सकता, तभी भगवान किसी न किसी रूप में आते हैं और वो कहते हैं कि यही तो समय है कुछ कर दिखाने का। तो दोस्तों, इस घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना या किसी का दिल दुखाना नहीं है, बल्कि आपको जागरूक करना है, आपको सचेत करना है। आप लोग सुरक्षित रहें, अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें। जय हिंद, जय भारत।